नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोकल 7 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ समृद्धि आतम और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट, जहां हम आपको क्राइम से जुड़ी सनसनीखेज वारदात से रूबरू करवाते हैं। तो चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। पहली खबर बरेली से है, जहां दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। आपको बता दें, जमीन के विवाद में एक भाई ने अपने ही सगे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी हिस्ट्री शीटर है, जिस पर कई मुकदमे दर्ज है। वारदात के बाद आरोपी अपने बेटे और साथी के साथ फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। वो क्या गाली गली और बकता था जे, मतलब वो लड़की गांव में कर दी थी। उसी के मामले में जो बहनों का सरोग दे दिया था और हमें गाली बकता था। वो भी असलम भी, ये भी दोनों साले जो सब गाली देते थे, तीनों देते हैं आपके। हाँ, जो ये एक बेटा है और एक दामाद था इसमें असलम नाम का, और एक नाती था उसी का, गुड्डू का लड़का नदीम। हाँ, ये भी गाली देता था। आपके बेटे नहीं होते? हाँ, और हाँ, ये साथ में थे। ये भी दोनों लोग, तीनों थे जे इकट्ठे। तो कितने बड़े बीच वाले जिन्होंने गोली मारी, बड़े थे छोटे थे? ये छोटा था, मतलब मंझला था जी जिसने गोली मारी है। ये सबसे बड़ा था जिसने गोली मारी है। जो मरा है वो मंझला था, इससे बड़ा था। इससे छोटे वाले थे, ये है सबसे छोटा। हाँ, ये भी बेटा है। 3 लड़के थे मेरे। क्या चाहते हो? अब चाहते क्या, हम तो ये कह रहे हैं कि इसको भी सजा मिलना चाहिए। पापा से हमारी बात हुई थी, तो गाली दे रहे थे, मतलब गाली गलौज हो गई थी फोन पे। तभी मैंने बात करी थी, मैंने गाली क्यों दे रहे हो पापा को? तो बोले तू ऐसा मुझे भी गाली देना। बोला अभी आ रहा हूँ, अभी मैं तुम्हें वहीं आके मतलब संभालूंगा तुम सही करके। मतलब तभी आया, मतलब रात के मतलब ऐसी 10 बजे 10 साढ़े 10 बजे टाइम था। आए किवाड़ों में लात मारी, ताला टूट के गिर गया। अलग किवाड़ खुल गए। आए, इन्होंने डंडा था इनके हाथ में, मैं लेटा हुआ था, सो गया था। उन्होंने पहले मुझे मारा डंडा था। मतलब हम लोग मतलब एकदम उठे, आए बाहर को निकल के। हमारा महिला भाई जो खत्म हुआ है, मतलब वो गया था मतलब बाहर को इसरार ये बचाने को गया था, तो मतलब इससे गोली मार दी। गोली किसने मारी है? गुड्डू ने। गुड्डू तौफीक ने। 3 लोग थे सर। गोली किसने मारी है? गुड्डू ने। संजय मतलब गली से बाहर, गली है मतलब। हाँ, दरवाजे बाहर दरवाजे था। गाली गलौज मतलब बक रहे थे, मतलब घर पे, मतलब तुम उन्हें रखे पड़े, मतलब ये है मतलब वो। हाँ, हमारे पापा को दे रहे थे गाली। पापा ने गलत बहुत ज्यादा गलत बोल रहे थे, बहुत ज्यादा गाली बक रहे थे। मतलब ये कह रहे थे, मतलब तुम लोगों ने तो रख लिया है, ये है वो है, मैं यहाँ नहीं रह रहा हूँ। वो यहाँ रहते नहीं थे, हमने बाहर रहते थे। अब जो कहते थे मैं जब बांटूंगा तो सबको ही दूंगा, जो भी है। हाँ, मैं जो भी है मैं सबको दूंगा। अभी थाना शेरगढ़ के ग्राम खजुआ जागीर की निवासिनी फैजी वाइफ ऑफ इसरार ने थाना शेरगढ़ पर सूचना दी है कि कल रात्रि में करीब 10:30 बजे उनके सगे देवर गुड्डू ऑफ तौफीक ने उनके पति इसरार को गाली गलौज होने पर वहां गांव में जाकर के गोली मार दी, जिनको तत्काल जिला अस्पताल भर्ती कराया गया था, जहां देर रात्रि उनकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में थाना शेरगढ़ पर मुकदमा अपराध संख्या 162/26 धारा 103(1) BNS और 3/5 BNS का प्रलिखित किया गया है एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई की। यमुनानगर से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक प्रमुख मंदिर में करोड़ों रुपए के घोटाले के आरोप लगे हैं। जो आपको बता दें, सनातन मंदिर सभा संघर्ष समिति के ने दान, दुकान के किराए और स्कूल की आय में गड़बड़ी के आरोप लगाए। साथ ही समिति ने इसे श्रद्धालुओं के साथ आस्था से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। फिलहाल इस मामले ने स्थानीय स्तर पर सियासी और सामाजिक हलचल तेज कर दी है।
इस तब से लेके आज तक स्कूल और मंदिर दोनों इनके कंट्रोल में रहा है। स्कूल के जितनी टीचर हैं 50% से अधिक ये इनके परिवार की थी। जब जिस दिन चमनलाल ढींगरा बने उसी दिन इनकी बेटी को यहाँ पर अपॉइंट कर दिया गया। और स्कूल की पोजीशन ये है कि स्कूल चलता चलता ये सिर्फ सनातन धर्म मंदिर की एक प्रॉपर्टी थी। सनातन धर्म मंदिर ने गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोला था कि सबको हम एजुकेशन फ्री प्रोवाइड कर सकें, लेकिन उसके बिल्कुल उल्ट हुआ। इन्होंने उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बना लिया और उसके ऊपर ये ऐसे कागज हुए। तो 2013 में इन्होंने एक साजिश के तहत एक ट्रस्ट बनाया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना ली। उस टाइम एसडी पब्लिक स्कूल की नेटवर्थ लगभग 30 करोड़ थी। फिक्स और लिक्विड एसेट जो थे 30 करोड़ के थे, जिसमें से लगभग 16, 17, 18 करोड़ रुपया कैश था। बाकी जो थे एफडीज थे, बाकी जो था ये इन्होंने एक प्लान के अनुसार उसको बनाया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई। और प्राइवेट लिमिटेड में कंपनी में जो डायरेक्टर थे वही मंदिर से थे। ना तो उनका कोई कॉन्स्टिट्यूशन था, कोई ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एग्जिस्ट करती थी। इसको बनाया और इस पर्पस के लिए बनाया गया ताकि इसका जो सभा का जितना पैसा मंदिर का सारा ग्रैब कर लिया जाए। और ये तीन इन्होंने मेंबर बनाए, एक चंद्र मेहता, एक ये और एक उनको बनाया। आज की डेट आपको पता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ये वो नहीं, आप कंप्लीट नाम लीजिए, ये वो नहीं, कंप्लीट नाम लीजिए। एक चंद्र मेहता था, हाँ नाम मैं पूरा बताता हूँ। हंसराज ढींगरा जी थे, चंद्र मेहता जी थे और उनमें तीसरा नाम था अश्विनी नंदा जी का। इनको बनाया और उसके बाद ये जो शेयर थे उनमें से हंसराज के पास 400 के 400 शेयर थे। चंद्र मेहता के इन्होंने जो शेयर थे, एक चंद्र मेहता के पास था, एक उसके भाई के पास था, एक हंसराज ढींगरा के भतीजे के पास था और एक शेयर मेरे पास था। मैंने वो शेयर जो था वो श्री सनातन धर्म इन्होंने मुझे दिया। मैंने आज तक वो शेयर ना इनसे रिसीव किया है ना मेरे पास है। मैंने वो सरेंडर कर दिया। इनको बार बार कहा कहता रहा कि आई सरेंडर दिस शेयर टू सनातन धर्म सभा, क्योंकि इसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। आई हैव नॉट पेड एनी मनी फॉर इट। मेरे पास इस टाइम इसका कोई शेयर मेरे पास नहीं है। आई हैव रिटर्न इट। उसके ये 30-35 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है, ये सिर्फ इसलिए आज का इसका संचालन जो है वो हंसराज ढींगरा करते हैं, वो चेयरमैन है और फाइनेंस सेक्रेटरी उनका भतीजे हैं। भिवानी में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां आपको बता दें लोहर बाजार स्थित एक मेडिकल स्टोर पर छापेमारी के दौरान 52 तरह की एक्सपायरी दवाइयां बरामद की गई है। जांच में सामने आया कि मेडिकल स्टोर बिना वैध लाइसेंस के संचालित हो रही थी। टीम को देखकर संचालक मौके से फरार हो गया, जिसके बाद उसे फोन कर बुलाया गया। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने दवाओं को जब्त कर नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी है। की गई है, किस तरह से जो टीम पहुंची थी, कौन कौन सी टीमें इसमें शामिल हुई सर? आज हम पीएनडीटी नोडल अफसर हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल चौधरी। इनके द्वारा में आज रेड किया है शाह मेडिकल के ऊपर, और रेड के दौरान हमें मौके पर जो इसका प्रोपराइटर है वो नहीं मिला था। तो कुछ टाइम बाद ये प्रोपराइटर आया तो मौके से हमें 52 प्रकार की एक्सपायरी दवाइयाँ और बाकी एलोपैथिक ड्रग्स मिली हैं, जिनको अभी सीज किया जा रहा है क्योंकि इसके पास वैलिड ड्रग लाइसेंस नहीं। तो ऐसे में सर जो दवाइयाँ एक्सपायरी मिली हैं तो इसके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, और कब से जो लाइसेंस एक्सपायर हो गया था सर इसमें? तो इसका लाइसेंस लगभग 1 साल से एक्सपायर है, जुलाई 2025 में एक्सपायर हो गया था। उसके बाद इसने रिन्यू नहीं करवाया कोई अनलाइसेंस परमिशन बन जाएगी। ऊपर से इसके बाद काफी मात्रा में एक्सपायरी ड्रग्स मिली है, वो ड्रग एक्ट के अनुसार इसकी आ गई कार्रवाई की।
तो ऐसे में जो अन्य दुकानदार भी हैं जो दवाइयां रखते हैं, तो उनको भी किस तरह से जो विभाग संदेश देना चाहेगा, किस तरह से जो कार्रवाई भी अमल में लाई जाती है ऐसे में अगर कोई पाया जाता है? बस यही संदेश देना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि जितने भी लाइसेंसी बैठे हैं कृपया अपने अपने ड्रग लाइसेंस को वैलिडिटी को कम से कम अपना ध्यान में रखते हुए काम करें। अपने लाइसेंस को एक्सपायर मत होने दें, नहीं तो इस प्रकार की कार्रवाई चलेगी। कोई सर अवैध दवाइयां भी मिली हैं किसी तरह की अगर बात करें तो अभी फिलहाल? किसी तरह की बात करें, एक्सपायरी दवाइयां काफी मात्रा में मिली, जिससे संदिग्ध ये माना जा सकता है कि एक्सपायरी दवाइयां यूज करते हैं। ऐसे में किस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाती है सर? इस तरह में इसका सीजर बनता है और सीजर करके इसको नोटिस दिया जाता है, जो कि ड्रग एक्ट की अवहेलना है रूल्स की। सर ऐसे में विभाग के द्वारा आगे भी अभियान जारी रहेगा जो? बिल्कुल, ये अभियान जारी रहेगा और हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ हम एमपीवी किट के लिए या नारकोटिक्स के लिए आगे की कार्रवाई करती रहे। रेड कर चुकी है टीम? इस महीने में अब तक हम 30 दुकानों की रेड कर चुके हैं, ठीक है, जिनमें से आज हमें लाइसेंस प्रोमाइसिस मिली है। आज भिवानी में किस तरह से रेड की? डॉक्टर अरुण चौधरी, नोडल ऑफिसर एमटीपी एंड पीएनडीटी। हम यहाँ पे रेड करने के लिए आए थे एमटीपी किट की और नार्कोटिक ड्रग्स लिए, कुछ भी ऐसा जो मिलता है उसके लिए। तो यहाँ पे जो दुकान मेडिकल स्टोर थी, फार्मासिस्ट जो था वो बिना अपनी दुकान बंद करे प्रॉपर वहां से भाग गया। हमने उसको कॉल किया, इसके बाद वो कई बार कॉल करने के बाद आया है। वहाँ पे उसके पास लाइसेंस नहीं है, जो कि जुलाई 25 में एक्सपायर हो चुका है। उसके बाद जो दवाइयाँ मिली हैं 80% दवाइयाँ जो हैं वो एक्सपायर है उसकी दुकान में। हमें कोई भी एमटीपी किट या नार्कोटिक कोई भी ड्रग नहीं मिली है। तो मैडम टीम आगे भी भिवानी में इसी तरह से अभियान चलाती रहेगी जो? हाँ जी, हाँ, पूरे जो भी भिवानी डिस्ट्रिक्ट है हम बहुत सारे मेडिकल स्टोर पे कर भी चुके हैं विजिट। अल्ट्रासाउंड सेंटर पे भी इंस्पेक्शन चल रहा है, हर जगह ये अभियान चलता रहेगा। और ऐसे ही जो भी कोई लाइसेंस नहीं है जिसके पास या कोई अवैध दवाइयाँ बेच रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी जो है ये मेन ड्रग एक्ट के अंदर इसकी शिमला पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जहां पुलिस ने 2 करोड़ 28 लाख रुपए की अवैध संपत्ति जब्त की है। इसके साथ साथ ये कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट के तहत फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के बाद की गई। फिलहाल पुलिस का कहना है कि अब तस्करों की गिरफ्तारी के साथ उनकी अवैध कमाई पर भी प्रहार किया जाएगा। साल 2026 में अब तक 4 करोड़ 11 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। नशा तस्करी के खिलाफ जिला शिमला पुलिस द्वारा एक ऑलराउंड अभियान छेड़ा गया है, जिसके अंतर्गत केवल तस्करों की गिरफ्तारी ही नहीं बल्कि अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों के विरुद्ध भी प्रभावी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इसी क्रम में 2 अलग अलग एनडीपीएस के मामलों में फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के आधार पर कुल 2 करोड़ 28 लाख की अवैध संपत्ति पुलिस द्वारा जब्त की गई है। पहले मामले में सितंबर 2024 को थाना कोटखाई में एक एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस वर्ष उस मामले में एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन अमल में लाया गया, जिसके अंतर्गत 17 आरोपियों का फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन किया गया। गहन जांच में ये स्थापित हो पाया कि नशा तस्करी से अर्जित धन से 16 वाहन, 2 रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स तथा 1 रेजिडेंशियल बिल्डिंग सहित कुल 2 करोड़ 5 लाख की मूल्य की अवैध संपत्ति अर्जित की गई थी। जांच के दौरान यह पाया गया कि आरोपियों द्वारा अर्जित उक्त संपत्ति उनकी ज्ञात एवं वैध आय के स्रोतों से मेल नहीं खाती थी तथा मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित अवैध धनराशि से खरीदी गई थी, जिस पर इस पूरी संपत्ति को पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया है। दूसरा मामला पुलिस थाना बालूगंज का है। दिनांक अप्रैल 2026 को तारा देवी रोड के नजदीक पुलिस टीम द्वारा एक आरोपी ऋषभ कुमार के कब्जे से 8 ग्राम हेरोइन बरामद की गई थी, जिस पर एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत एक मामला दर्ज किया गया। मामले की जांच के दौरान एक अन्य आरोपी बादल उर्फ टिटला को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत विस्तृत वित्तीय जांच भी अमल में लाई गई। जांच के दौरान आरोपी ऋषभ कुमार के द्वारा नशा तस्करी से अर्जित धन से एक भूमि प्लॉट तथा एक गाड़ी खरीदी हुई पाई गई। जांच में पाया गया कि उक्त संपत्तियों का कुल मूल्य
23,23,23,000 है, जो आरोपी की वैध आय से मेल नहीं खाता था। उक्त भूमि एवं वाहन को पुलिस द्वारा विधि अनुसार जब्त कर लिया गया है। इन दोनों मामलों में कुल मिलाकर 2,28,00,000 मूल्य की अवैध चल एवं अचल संपत्तियां पुलिस द्वारा जब्त की गई हैं। वर्ष 2026 में जिला पुलिस शिमला द्वारा फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के आधार पर अब तक कुल 4,11,00,000 की संपत्ति 6 केसों में 24 आरोपियों की जब्त की जा चुकी है, जो इस वर्ष हिमाचल प्रदेश के किसी भी जिला पुलिस के द्वारा किए गए फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन में सबसे अधिक है। वहीं वर्ष 2024 व वर्ष 2025 में जिला शिमला में इस तरीके की वित्तीय अन्वेषण के आधार पर कोई भी अवैध संपत्ति जब्त नहीं की गई थी। जिला शिमला पुलिस का स्पष्ट संदेश है कि मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध केवल गिरफ्तारी ही नहीं की जाएगी, बल्कि अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों की पहचान कर उन्हें भी विधि अनुसार जब्त किया जाएगा, ताकि नशा तस्करी के आर्थिक तंत्र को पूरी तरीके से ध्वस्त। मेरठ से एक वायरल वीडियो ने हड़कंप मचा दिया है, जहां आपको बता दें अवैध हथियारों के साथ युवकों का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो पिस्टल और चाकू लहराते नजर आ रहे हैं। वहीं दबंग युवकों ने पुलिस की कैप पहनकर एक युवक को धमकाया और इलाके में दहशत फैलाने की कोशिश की। फिलहाल पुलिस ने वीडियो के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, ये जो अभी वीडियो संज्ञान में आया है सोशल मीडिया पे, जिसमें कुछ युवक जो है वो गाड़ी में सवार है और उनके हाथ में अवैध छुरी जैसे जो प्रतीत हो रहा है उस प्रकार का शस्त्र दिखाई दे रहा है और साथ में गाने भी साथ में वो चला रहे हैं। इस वीडियो को गंभीरता से दखल लेते हुए इसमें जांच की जा रही है और इसकी प्राथमिक दृष्टया इसकी जो शिनाख्त है वो रिदम चौधरी के नाम से हुई है और ये युवक यहीं पे पढ़ने की भी बात सामने आ रही है और इसमें जो भी तथ्य सामने आएगा साक्ष्य के आधार पर इसके खिलाफ विधिवत जो कार्रवाई बनेगी वो की। मोगा रेलवे स्टेशन के पास एक अज्ञात बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि मृतक की उम्र करीब 50 से 55 वर्ष के बीच में है। सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया गया। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो पाई है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ਤਰਲੋਕ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਤੋਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਤਰਾਜ਼ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਉਮਰ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਈ 50-55 ਸਾਲ ਦੀ ਤੇ ਲਵਾਰਸ ਆ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੇ ਮੋਗਾ ਮੋਰਚਰੀ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰੋਂ ਮੋਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ? ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਆ ਜੀ, ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਰੱਖਿਆ। ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। मतलब फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਉੱਥੇ ਰੇੜੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ। ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਸਮਝ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ ਲਓ ਉਸ ਕਾਰਨ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਸਾਡੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ 72 ਘੰਟੇ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੀ 35 ਤੋਂ 40-45 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊ। रायबरेली से हिंसा की खबर सामने आई है, जहां मेड़ विवाद को लेकर 60 वर्षीय वृद्ध महिला पर फावड़े से हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि गांव में ही 3 दबंगों और एक दामाद ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। घायल महिला को मौके पर पहुंची 112 पुलिस और 108 एम्बुलेंस की मदद से
CHC में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस के मुताबिक मामला संज्ञान में है और तहरीर मिलते ही आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है दादा? छिट्टू। क्या हुआ दादा, कहाँ रहते हैं? हम बाजार में रहना है हरचरपुर में। हाँ। और यहाँ से तो हमका रास्ता में यहाँ मिली एम्बुलेंस से आती रही, बता खरवा मारी तो हुए रास्ते से हम चले आए। कहाँ पे और किसने मारा? नाम बता सकते? माता दीन के दामाद। क्या नाम है? नाम सर वो दामाद है, उनका मालूम नहीं नाम। कहाँ पे हुआ है? ख्यात किस बात को लेकर? यार जानो को मियाड़ के मिना ना की नहीं छाट कर रहा है। वही विषय में है जब मार देंगे हम मौके पर नहीं रहे। पुलिस को सूचना दी थी? हाँ, पुलिस सूचना गए हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? क्या हुआ आज, कहाँ रहती हैं? क्या हुआ? काहे लिए? खेत में बोला। कारण क्या रहा? पूरी बात एक ये बताइए। कारण काट की सीधी कर ले, हम कहें टेढ़ी मेढ़ी काहे से मारे हैं? अलीगढ़ से बेहद गंभीर मामला सामने आया है, जहां कक्षा 8 की एक छात्रा के साथ किडनैपिंग और दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि पड़ोसी युवक ने किशोरी को घर में अकेला पाकर दबोच लिया और मुंह में कपड़ा ठूसकर उसे खेतों की ओर ले गया। किशोरी की चीख पुकार सुनकर पहुंचे परिजनों ने आरोपी को मौके में ही पकड़ लिया। फिलहाल आरोपी युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। साथ ही पुलिस ने किशोरी को मेडिकल जाँच के लिए अस्पताल भेज दिया है और आगे मामले की जाँच शुरू कर दी है। फिलहाल इस बुलेटिन के लिए इतना ही। ऐसी और खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए लोकल 7 न्यूज।